हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया कौर अगेन। गाइस, हाउ आर यू टुडे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट टाइम में जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं, एक्ट होते हैं, कानून, वो सारा कुछ कवर कर लिया था। साथ ही साथ मैंने आपको फॉरेस्ट मेंशुरेशन भी बता दिया है। फॉरेस्ट्री लगभग कंप्लीट होने आ गया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बची थी, वो थी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो आज उसको भी हम कवर कर लेते हैं। मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी कि ये रिपोर्ट क्या होती है, कौन इसको पब्लिश करता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है, कब से इसकी शुरुआत हुई और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसका नंबर क्या है, साथ ही साथ इसकी रिलीज़ का डेट क्या है। और साथ ही ये भी बताऊंगी कि अभी तक कितनी फॉरेस्ट पॉलिसी या राष्ट्रीय वन नीति आ चुकी है, अलग अलग जो वन होते हैं उनका वर्गीकरण क्या है, या फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एक्सेट्रा। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज ही आपको क्लियर करवा दूंगी, सो आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमको ये जानना है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 इसको तैयार करने के लिए किस टेक्निक का यूज़ किया गया। तो टेक्निक इसमें यूज़ हुई थी LISS, मतलब लीनियर इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम का यूज़ किया गया था। और ये सिस्टम यूज़ होता है हमारे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है, जिसको हम कहते हैं रिसोर्स सेट 2। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये रिसोर्स सेट 2 का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसी में LISS एक कैमरा लगा होता है जिसको लीनियर इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। वो कैमरा भी मैं आपको अभी शो करूँगी। ये देखिए, ये है IRS श्रेणी का जो उपग्रह होता है वो है रिसोर्स सेट 2। और इसमें देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है LISS 3 कैमरा। इसके थ्रू ही फॉरेस्ट की या वन की जो इमेजिंग है वो की जाती है, और इसी के थ्रू ही और इसी के ज़रिए ही जो रिपोर्ट है उसकी तैयार की जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट तैयार करी गई है या की गई है, हर साल की जाती है, मतलब साल में 2 सालों में एक बार ये रिपोर्ट तैयार होती है। ये याद रखिएगा कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सालों में या कितने वर्षों में होती है, तो 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में या 2 इयर्स में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। और ये किसके अधीन आता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो कि देहरादून में है उसके अंतर्गत आता है। और ये जो ये संस्थान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक मंत्रालय है, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कहते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इस पर्यावरण, फॉरेस्ट, वन और क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, ये मंत्रालय है। इसके अधीन ही इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इसका हेडक्वार्टर देहरादून है, वो वर्क करता है। और उसके द्वारा ही ये जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं वो तैयार की जाती है। ये देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 तैयार की गई है। तो ये देखिए, ये हेडक्वार्टर ये है देहरादून में, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। मैं इमेजेस इसलिए बता रही ताकि आपको याद करने में इजी जाए। अब बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक है, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई, ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। और ये रिपोर्ट 16वीं रिपोर्ट है, ठीक है, 16th रिपोर्ट है अब तक की, ठीक है। अगर इसकी शुरुआत देखा जाए तो प्रथम प्रकाशन इसका हुआ था 1987 में। तो याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, 1987 में शुरुआत हुई थी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको आप ISFR कह सकते हैं, ठीक है। 1987 में शुरुआत हुई थी। और अभी जो ISFR है उसका जो संस्करण आया है 2019 में, तो 2019 में जो संस्करण है वो 16वां संस्करण है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये अगर आपसे पूछे कि कब ये प्रकाशित नहीं हुई थी, तो ये याद रखना है कि 2007 में कोई भी रिपोर्ट नहीं आई थी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की, या भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2007 में नहीं प्रकाशित की गई थी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक की कितनी वन नीति आई है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय वन नीति या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अगर आप बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहले आई थी 1894 में, ये स्वतंत्रता के पहले की बात है,
ठीक है। स्वतंत्रता के पहले की बात है, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले सबसे पहले जो वन नीति आई गई थी या फॉरेस्ट से रिलेटेड पॉलिसी लाई गई थी भारत में, तो 1894 में ये आई। उसके बाद अगर आप बात करें कि पहली वन नीति इन इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब लाई गई थी, तो ये लाई गई थी 1952 में। ठीक है, 1952 में आपको पता है 51 से क्या हो गया था, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान या प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हो गई थी। 1950 में क्या बना था, प्लानिंग कमीशन बना था, योजना आयोग बना था। ठीक है, 52 में याद रखिएगा प्रथम वन नीति लेकर के आए थे स्वतंत्रता के बाद, और दूसरी वन नीति आई थी 88 में। ठीक है, इसके बीच में बड़ा गैप है, ये याद रखिएगा कि द्वितीय वन नीति या सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी। अब इसमें लक्ष्य क्या रखे गए थे, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि लगभग भारत का 33% जो भाग है ना, 33% भाग पर आपको वन अभ्यारण्य लगाने हैं, साथ ही वृक्षारोपण भी करना है। ठीक है, 33% भाग में आपको वन अभ्यारण्य लगाने होते थे और वृक्षारोपण भी करना होता था। और वर्तमान में अगर हम देखें भारत की स्थिति में, वर्तमान 2019 की स्थिति में, क्योंकि ये 2019 की रिपोर्ट है, तो अभी भारत का लगभग 1/4 भाग पर आपको फॉरेस्ट कवर या वनावरण देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर या वनावरण क्या होता है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर या वनावरण 1 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर भूमि है या लैंड है, वहाँ पर अगर वृक्ष, कैनोपी में बता चुकी हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं। ठीक है, इन सब के क्या होंगे, क्राउन्स। ये क्राउन्स, इस जो शील्ड जैसे दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम कैनोपी। ठीक है, कैनोपी का घनत्व अगर 10% से ज़्यादा है तो उसको फॉरेस्ट कवर हम कहते हैं। याद रखना कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर अगर वृक्ष की कैनोपी, ये जो कैनोपी है ना, जैसे अलग अलग पेड़ हैं, ठीक है, और ये ऐसे घेर रहे हैं इसको, अलग अलग इनका क्राउन्स है। ठीक है, ये क्राउन इसको घेर रहा है, तो इसका अगर 10% से ज़्यादा घनत्व होता है इसका, तो वो वनावरण हम उसको बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया जिसको हम कहते हैं RFA। रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, सरकारी जितने भी अभिलेख होते हैं ना, उसमें वन के रूप में जितने भी भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण होगा ना, उसको कहते हैं रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया। मतलब अब सरकारी दस्तावेजों में जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें जितना फॉरेस्ट लिखा हुआ है उसको हम कहेंगे RFA। ठीक है, अब आरक्षित वन, संरक्षित वन आप सब जानते हैं। आरक्षित मतलब बिल्कुल भी वहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा। संरक्षित मतलब कुछ हद तक होगा। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, आरक्षित संरक्षित वन, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि हर साल आपके अगर अलग अलग स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उनके द्वारा भी अपने सर्वे में ये मेंशन किया जाता है कि कितने आरक्षित, कितने संरक्षित और कितने मिश्रित और कितने खुले वन उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर राज्य में उपस्थित है। ठीक है, अब इसमें जो RFA है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ कि ये RFA जो होगा, जो सरकारी दस्तावेज होगा, जिसमें हम बता रहे हैं कि कितने वन है रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें आरक्षित संरक्षित वन दिए होंगे। साथ ही साथ भारतीय वन अधिनियम जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1987 का, 1987, उसके तहत जितना शामिल किया गया है वो दोनों शामिल होंगे। तो ये हो गया RFA आपका। दूसरा थर्ड पॉइंट है कि वृक्षावरण कितना है, ट्री कवर कितना है। वन आवरण और वृक्षावरण दो अलग अलग चीज़ है। वन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और आप कह सकते हैं वन आवरण के अंतर्गत आप वृक्षावरण ले सकते हैं, तो इस तरीके के आप ले सकते हैं। तो इसमें वृक्षावरण क्या होगा, 1 हेक्टेयर से कम जमीन प्लस RFA से बाहर। 1 हेक्टेयर से कम जमीन में अगर वो हो, और RFA जो है हमारा जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, उससे बाहर है, तो उसको आप ट्री कवर लेंगे, है ना। RFA मतलब सरकारी दस्तावेजों में वो नहीं है, इसलिए वो RFA में नहीं है। और 1 हेक्टेयर से कम जमीन में है तो उसको वृक्षावन, ट्री कवर बोलते हैं, उसको फॉरेस्ट कवर नहीं बोलते हैं। और फोर्थ कॉन्सेप्ट होता है वो होता है TOF। TOF मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाहर जितने ट्री, जैसे कि हम जानते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में हमने पढ़ा था, सोशल फॉरेस्ट्री पढ़ा था कि आप
कोई भी एरिया या कोई कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर में आप ट्री लगा देते हैं बाउंड्रीज में, या कोई फार्मिंग लैंड है उसमें आउटसाइड में या बाउंड्री में लगा देते हैं, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री में। तो ये फॉरेस्ट के बाहर जो ट्री होंगे इसे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट बोलेंगे। अब कितना डेंस है, मतलब पर्टिकुलर एरिया में, है ना, डेंसिटी के हिसाब से हम देखेंगे। मान लीजिए ये एरिया है एक, ठीक है, मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, इसमें कितने ट्रीज लगे हैं, तो ये इसकी डेंसिटी बनाएंगे। डेंसिटी मतलब वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, ठीक है। वॉल्यूम पर यूनिट एरिया ये होता है क्या, घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। तो उसके हिसाब से आप किसी भी जो फॉरेस्ट है उसको वेरी डेंस बोल सकते हो, जिसको सघन कहते हैं, डेंस बोल सकते हो जिसे घने कहते हैं, ओपन बोल सकते हो या झाड़ियाँ बोल सकते हो, ठीक है। तो सघन वन कौन सा होगा, अगर घनत्व, ये देखिए, ये मैंने बताया ना, पर यूनिट एरिया में कितने ट्री लगे हैं, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, ये घनत्व होता है। 70% से अधिक अगर घनत्व रहता है तो उसको हम कहते हैं सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट। वैसे ही 40 से 70% में घने कहेंगे, 10 से 40% अगर घनत्व रहा तो उसको कहेंगे खुले वन, और झाड़ियाँ किसको कहेंगे हम, 10%, ठीक है। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं कि जो हमारी ISFR है 2019 की, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की, वो क्या कहती है सघन वन एक्सेट्रा के बारे में। तो ये कहते हैं कि सघन वन जो हमारा है वो 3.02% है, या 3.02% है। पहला ये याद रखिए 3%, 3 × 3 कितना होता है 9। आप इसको मतलब अप्रोक्सीमेट याद रखिए, याद हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा घने वन कम है, 3% है, ठीक है, और घने वन 9% है, मतलब 3 × 3 हो गया ये। वैसे ही खुले वन भी उतने ही है, ये याद रख लीजिए, ऐसे 9% भी खुले वन, 3 × 3 इसको भी कर लीजिए, ये हो गया। और जो नॉन फॉरेस्ट एरिया वो 76%, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपको 1% तो ये याद हो जाएगा कि झाड़ियाँ हैं, और बाकी 3% आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट याद रखना है। डेंस फॉरेस्ट में 9% याद रखना है, खुले फॉरेस्ट में भी 9% याद रखना है। और इसमें जो झाड़ियाँ होंगी, मतलब जहाँ पर डेंसिटी कम होगी ट्री की, है ना, दूर दूर लगे होंगे ट्री, तो उस कंडीशन में इसको आप क्या लेंगे, 1% लेंगे, और गैर वन होंगे 76.92%। तो आप इसको एज इट इज़ डेटा भी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार हमको डेटा याद करने में मुश्किल होती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रिलेटिवली याद रखिए। आप कॉमन सेंस लगाइए कि बहुत ज़्यादा घने वन कम होंगे, ठीक है, और घने वन जो होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। जितने घने वन हैं उतने खुले वन हैं, और झाड़ियाँ जो होंगी 1% में, और गैर वन है वो मैक्सिमम 76% में। ऐसे आप ओवरऑल याद रख सकते हैं, अगर डेटा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि आप फॉरेस्ट एरिया किसको बोलेंगे, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, टोटल जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना, उसको दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। फॉरेस्ट कवर कितना है प्लस कितने ट्रीज आप लगा रहे हैं, मतलब वनावरण कितना है, वृक्षारोपण कितना है, दोनों को मिला करके फॉरेस्ट एरिया आता है, वन क्षेत्र आता है, ठीक है। तो लगभग कितना है आपका 21 अगर देखें, फॉरेस्ट कवर देखें तो लगभग 21.67% या 21.67% है। साथ ही अगर देखें वृक्षारोपण या अपना कितना फॉरेस्ट आप लगा रहे हैं, प्लांटेशन कितना हो रहा है, तो 2.89%। तो इस तरीके से टोटल अगर आप देख लिए फॉरेस्ट एरिया तो कितना है 24%। तो याद रखिएगा, ऑब्वियसली जो आपका फॉरेस्ट कवर है वो ज़्यादा होगा, तो वो 21% हो गया, है ना, 21.5 याद रख लो। साथ ही अगर बोला जाए कि आप कितने ट्रीज लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कितने कर रहे हैं, तो ये हो गया 2.89%, ओवरऑल 24%, 20.5 मतलब 24.5 याद रखना है आपको। 24.5% क्या हो गया आपका, ये 24.56% क्या होगा आपका ओवरऑल फॉरेस्ट कवर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल एरिया कितना है, ठीक है, ओवरऑल एरिया कितना है जो कि वनों से या वृक्षों से आच्छादित है। वन मतलब हो गया फॉरेस्ट, वृक्ष मतलब हो गया ट्रीज। तो फॉरेस्ट और ट्री को मिलाकर टोटल एरिया या क्षेत्रफल देखते हैं, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो गया आपका 8,07,276, 8,07,276। तो याद रखिएगा, सीधा अगर आपको होल नंबर्स में याद रखना है तो 8 लाख से याद रखिए, ठीक है। 8 लाख के एरिया पे 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्या है आपका
स्क्वायर किलोमीटर में आपका टोटल जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो है। टोटल फॉरेस्ट एरिया या टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बोल देंगे तो ये आएगा आपका 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और यही जो मैंने आपको बताया था 24.56% क्या है, वन और वृक्ष को मिला करके या टोटल वनावरण या वृक्षारोपण को मिला करके टोटल फॉरेस्ट कवर है, ये 24% होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल, टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना ज्योग्राफिकल एरिया, उसमें कितना फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, वन आवरण या फॉरेस्ट एरिया कितना है उसमें, तो कितना होगा 7,12,249, मतलब 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि 21.67%। ये जो है ना वन आवरण, ये मैंने बताया था फॉरेस्ट कवर, यही इसको बता रहा है कि ये कितना है भाई। तो देखो 21% है ना, तो इसका आप 21% निकाल लो तो इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा, मतलब आप टोटल जितना है 8 लाख का, 8 लाख का 21% निकालोगे तो ये समथिंग ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका जो ओवरऑल ट्री कवर है ना वो हो गया, सॉरी ओवरऑल फॉरेस्ट कवर ये हो गया। और वृक्षारोपण आप कितना करें, ट्रीज कितने लगा रहे हैं, तो वो 2.89% होता है, तो ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण। अब वृक्षावरण देखते हैं तो कि ट्री कितना कवर है, तो ये है 95,027 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये हो गया 95,027 स्क्वायर किलोमीटर में आपका वृक्षावरण है 2.89%। यही मैंने अभी आपको बताया था 2.89%, 21.67%। ठीक है, तो ये 95,027 स्क्वायर किलोमीटर ये है 2.89%। अब वनाच्छादित वन आवरण में वृद्धि, अब जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये याद रखिएगा 0.56% या आधे परसेंट का या आधे प्रतिशत की इंक्रीमेंट हुई है, लगभग 3,976 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन देख लिया, वन का देख लिया। अब देख लेते हैं कि वृक्ष वाला एरिया, वन वाला मैंने तो दो चीज़ें बताई थी ना, वनावरण वृक्षावरण। वनावरण में तो लगभग आधे परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो वृक्षावरण में कितना हुआ है, तो वृक्षावरण में हुआ है लगभग 1.29 या 1.3%, आप इसको याद रख सकते हैं। तो 1.29% का इंक्रीज हुआ है, लगभग 1212 स्क्वायर किलोमीटर में इसमें वृद्धि हुई है। वन आवरण वृक्षावरण दोनों को मिला दो तो इसमें देखिए 3,976 हुआ था, ये 1212 हुआ, दोनों को प्लस कर दो तो क्या आएगा 5,188 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना का इंक्रीज हुआ है। और वृद्धि देखा जाए ओवरऑल दोनों को मिला करके अगर इंक्रीज देखेंगे आप तो कितना हुआ है, तो लगभग 0.65% का इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 0.65% का। तो ये याद रखिएगा 0.65% का इंक्रीज हुआ है भाई, दोनों वृक्षावरण और वनावरण को मिला करके, जो कि 2017 की तुलना में हम देख रहे हैं, क्योंकि 2 साल में रिलीज होती है रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी 2019 की आई है, इसलिए हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2017 से। अब बात करते हैं जो पर्वतीय जिले हैं। ठीक है, पर्वतीय जो जिले हैं उसमें वनावरण में कितने इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसमें 0.19% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है, या 0.19% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब देखिए जैसे जैसे कि हमारा भारत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर से हमारे आते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी राज्य में अब हमको देखना है कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 65%, मतलब ये अगर मान लीजिए इतना है, ये मान लीजिए ओवरऑल ये हुआ उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें 65% है ना, तो ये 65% भाग में क्या मिलेंगे आपको, वन मिलेंगे, वन क्षेत्र है। ठीक है, तो असम और त्रिपुरा को छोड़ के, ठीक है, सभी राज्यों में कमी हुई है, ये याद रखना। असम और त्रिपुरा, AT याद रख लो, AT को छोड़ करके, असम और त्रिपुरा को छोड़ करके पूरे देश में सभी राज्यों में जो वन आवरण है उसमें कमी आई है।
अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से हैं। ठीक है, तो आप जैसे ये जानते हैं कि देखिए ये इस तरीके से सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से ये बनता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट में क्या है? मिजोरम। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? मिजो है। फिर उसके बाद आता है मेघालय। मेघालय यहाँ से एक्सटेंड है इस तरीके से, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेघालय इस थर्ड। तो फर्स्ट हो गया आपका मिजोरम, सेकंड हो गया अरुणाचल, थर्ड हो गया मेघालय। ठीक है, ये मेघालय है, ये थर्ड हो गया। मणिपुर, मणिपुर यहाँ पर है, तो ये हो गया फोर्थ। और नागालैंड, नागालैंड इसके ऊपर है, तो ये हो गया फिफ्थ। तो आपको कैसे याद रखना है? सबसे नीचे यहाँ देख लिया मिजोरम हो गया फर्स्ट, देखो फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ हो गया, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है आपका मणिपुर, और फिर नागालैंड फिफ्थ। तो ऐसे याद रखना है, 2 3 4 1 2 5 4 1 3, ऐसे याद रखना है। 2 ऐसे क्लॉकवाइज में आप जाएंगे तो 2 5 4 1 3, ये आप जब मैप देखेंगे तब आपको याद होगा। ठीक है, फिर भी याद कर लीजिए, ऊपर नीचे में फर्स्ट सेकंड है। ठीक है, और यहाँ पर अब जब मिजोरम आते हैं तो ये हो गया थर्ड, मेघालय हो गया थर्ड, और उसके बाद में फिफ्थ आ गया नागालैंड, और फोर्थ हो गया मणिपुर। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मिजोरम में मैक्सिमम याद रख लीजिए, मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम है मिजोरम में 85% या 85% या 85.41% है। बाकी परसेंटेज इसमें से स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। अभी हमने परसेंटेज के रूप में देखा था, अब हम देखेंगे एरिया के हिसाब से। तो मैक्सिमम एरिया क्या है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, एमपी का मैक्सिमम एरिया 77%, 66%, 65%। ऐसे टॉप 3 आप याद रख लीजिए। ठीक है, टॉप 3 में क्या हो गया? 77, 66 एंड 55। ठीक है, तो ये हो गया याद। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले यहाँ पर हो गया, ये एमपी हो गया। ठीक है, एमपी हो गया। फिर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, एपी, फिर वापस आए तो सीजी। ऐसे याद रखना है। टॉप 3 77, 66, 55, ये तो तीनों 1000 में है, स्क्वायर किलोमीटर में है। एरिया वाइज हम देख रहे हैं टॉप 3 राज्य कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है या सबसे ज़्यादा वनावरण है, अगर हम उनको डेटा के हिसाब से देखें या स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखें। अब बात करते हैं कि वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में हुई है। तो कर्नाटका याद रखिए भाई। देखिए ये जनरली दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि आप जब से देख रहे हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्य दिख रहे हैं, मिजोरम। अभी एरिया वाइज देखा तो मध्य प्रदेश दिखा। अब आप बोलेंगे कि मैक्सिमम वृद्धि कहाँ हुई है, तो ये आ गया हमारे जो साउथ वाले राज्य हैं वो। तो भाई इंक्रीज करने में साउथ आगे है फॉरेस्ट कवर को। तो देखिए इसमें कौन कौन से आ गए, तो तीनों जो है साउथ के ही राज्य हैं जिन्होंने ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखाया है फॉरेस्ट एरिया में। सबसे ज़्यादा कर्नाटक ने बताया है। ठीक है, कर्नाटका, कैपिटल सिटी बेंगलोर। ठीक है, तो ये हो गया 1025 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीज हुई है। फिर आंध्र प्रदेश 990 और केरल 823। बाकी डेटा आप याद कर सकते हैं, बस ये याद रखिएगा 10, 9, 8 ऐसे याद रखना है आपका। 10, 9, 8 और ये हंड्रेड्स में है। ठीक है, तो ये 100 किलो, मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि की इसने, 900 की स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि की इसने, 800 किलोमीटर की। मैं होल नंबर्स में बता रही हूँ, आपको अगर डेटा याद हो जाता है बहुत अच्छा है, आप याद कर लीजिए। अगर नहीं होता है, मेरे से प्रॉब्लम है, तो होल नंबर्स के थ्रू याद कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, परसेंटेज में आगे है मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का राज्य। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो परसेंटेज में आगे हैं। भारतीय जो मुख्य जो पेनिनसुला है, ठीक है, पेनिनसुला है, वो एरिया वाइज आगे है। उसमें अरुणाचल प्रदेश एक अपवाद हो गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अगर किसने बढ़ाया है ट्री कवर को, तो ट्री कवर को जिसने बढ़ाया है तो साउथ के राज्यों ने बढ़ाया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कर्नाटका का। ठीक है, कर्नाटका, आंध्र, केरल 10, 9, 8 ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं वन आवरण में कमी कहाँ से। वन आवरण है ना, वन आवरण में कमी कहाँ से आई है? वन आवरण में, ठीक है, कमी कौन से राज्य में आई? तो भैया मैक्सिमम मणिपुर में था,
तो कम भी उसी ने किया, ठीक है। मिज़ोरम में मैक्सिमम था, सॉरी। तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा कमी आई है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मिज़ोरम में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले कमी आई मणिपुर में, फिर आई टॉप में, फिर आई बॉटम में। तो टॉप में आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ARP याद रख लीजिए। बीच में आ गया मणिपुर, नीचे आ गया मिज़ोरम। तो सबसे मैक्सिमम कमी आई मणिपुर में, देन उसके बाद जाओ टॉप, देन बॉटम। तो इस तरीके से ये तीनों में कमी आई है, आप इस तरीके से याद रख लीजिए। तो कितनी कमी आई, तो इसमें 500 स्क्वायर किलोमीटर आप याद रख लीजिए, इसमें 200, इसमें याद कर लीजिए 4 2 1, 4 2 का 1, ठीक है। गाना है भाई, याद करना है तो किसी तरीके से तो करना पड़ेगा। याद रख लीजिए 1 आवरण में कमी 4 2 1, 4 2 1 इस, सबसे पहले जाएंगे बीच में मणिपुर, देन अरुणाचल प्रदेश, देन उसके बाद आएगा मिजोरम। अब ये तो हो गया हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब बात करते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव आप सबने सुना होगा, काफ़ी हद तक इसको बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो चलिए, अब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। काफ़ी अच्छा रहता है अगर मैंग्रोव कवर ज़्यादा हो। तो मैंग्रोव, ये इंग्लिश में इसको ऐसे कहते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या है, तो एक तरह की वनस्पतियां हैं या प्लांट्स हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पाए जाते हैं। उच्च लवण युक्त मतलब सलाइन वाटर में मिलेगा ये, ठीक है। जिस वाटर की सैलिनिटी हाई होगी ना, तो उस वाटर में ये पाए जाते हैं, कौन, मैंग्रोव, ठीक है। और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अब ये कब पाया जाता है, तो ज्वारीय परिस्थिति मतलब टाइडल जब सिचुएशन होती है ना, उस समय में पाया जाता है ये। और विशेष इसमें जो रूट्स होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर कहते हैं इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब ट्रॉपिकल या सेमी जो टॉरिड जोन है वहाँ पर ये मिलते हैं। याद रखिए, मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न, मतलब जैव विविधता की बात करें या इन्वायरमेंट की बात करें, दोनों में ही मैंग्रोव बहुत बार पूछा जाता है। UPSC में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। और मैंग्रोव्स का क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इंडिया में देख लिए, इंटरनेशनली देख लिए, वर्ल्ड मैप में भी इसको आप लोकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी अपडेट आता है उसके हिसाब से। तो मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंग्रोव क्या है, एक तरह का प्लांटेशन है, प्लांट है ये, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, हाईली सलाइन वाटर में या उच्च लवण युक्त जल में पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन, इस क्षेत्र में जहाँ जिस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है, टाइडल या ज्वारीय परिस्थितियों में पाया जाता है। और एक विशेष प्रकार की इसकी जड़ होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यू मेटाफोर। क्या कहते हैं, न्यू मेटाफोर। और ये कहाँ पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय मतलब होता है ट्रॉपिकल, और उपोष्ण कटिबंधीय मतलब टेम्परेट, दोनों ही क्षेत्र में मिल सकता है। मैंने आपको जैसे बताया था कि ये बायोडाइवर्सिटी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट या पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब देख लेते हैं इसके लाभ क्या है या इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। कार्बन सिंक को मैनेज करने के लिए काम आता है। जैसे कि आपको पता है कार्बन उत्सर्जन, जिसको हम कहते हैं कि जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको कम करना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको कम करना है। तो कार्बन का बैलेंस करने के लिए, कार्बन सिंक करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सुनामी या तूफान है उसकी गति को कम करता है। देखिए, तो ये नेशनल डिजास्टर को भी, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि हो गया सुनामी या तूफान हो गया, तो उसकी जो स्पीड है उसको कम करने का भी काम करता है मैंग्रोव। मिट्टी के कटाव या जो सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, या कोस्ट इरोजन होता है, ये दोनों को, या तटीय क्षरण होता है, वो सबको मतलब रोकने का काम भी मैंग्रोव का होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये हमारे जो भी इन्वायरमेंट है उसके लिए। मछली व अन्य जलीय जीवों का आवास होता है, ठीक है, मैंग्रोव जहाँ पर होंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहाँ पर इनका आवास होगा। अब बात करते हैं कि जो 2017 की तुलना में अभी 2019 की रिपोर्ट आई है ISFR की, तो उसमें क्या
अभी कंडीशन है मैंग्रोव एरिया की। तो मैंग्रोव एरिया मैक्सिमम है 4975 स्क्वायर किलोमीटर या 4975। 5000 याद रख सकते हैं, नहीं अगर सही से याद हो जाए तो 4975 याद रख लीजिए। 4975 स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव क्षेत्र है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है तो 0.15%। 8 लाख था टोटल, इसका 0.15% निकालो, कितना हो गया 4975। वृद्धि कितनी हुई है तो 54 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है, 1.1% 2017 की तुलना में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। कंटिन्यू करेंगे सीरीज़। बता दीजिए मुझे फिजिक्स करना है आपको या टेक्नोलॉजी कंटिन्यू करना है। सो थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।